हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज का नया टॉपिक है उदारीकरण से पहले की अवधि 1947 से 1991 तक के बारे में है। आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद की भारतीय आर्थिक नीति औपनिवेशिक अनुभव से प्रभावित थी, जिसे ब्रिटिश सामाजिक लोकतंत्र और सोवियत संघ की नियोजित अर्थव्यवस्था के संपर्क में आने वाले भारतीय नेताओं द्वारा शोषक के रूप में देखा गया था। आयात प्रतिस्थापन, औद्योगिकरण, आर्थिक हस्तक्षेप, एक बड़े सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र व्यापार विनियमन और केंद्रीय योजना पर जोर देने के साथ घरेलू नीति संरक्षणवाद की ओर झुकी, जबकि व्यापार और विदेशी निवेश नीतियां अपेक्षाकृत उदार थीं। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत संघ में केंद्रीय योजना जैसा दिखता था। स्टील, खनन, मशीन टूल्स, दूरसंचार, बीमा और बिजली संयंत्रों सहित अन्य उद्योगों का 1950 के दशक के मध्य में प्रभावी रूप से राष्ट्रीयकरण किया गया। इस अवधि की भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घिस्म के रूप में जाना जाता है। भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी में बदलाव 1820 से 2015। आंकड़े मुद्रास्फीति समायोजित हैं। 1990 अंतर्राष्ट्रीय गैरी खामिज डॉलर। मुनाफे के बारे में मुझसे कभी बात मत करो, ये एक गंदा शब्द है। नेहरू, भारत के फैबियन समाजवाद से प्रेरित उद्योगपति जेआरडी टाटा के पहले प्रधानमंत्री, जब टाटा ने सुझाव दिया कि राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को लाभदायक होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस के साथ देश की स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों के दौरान आर्थिक नीति तैयार की और उसका निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी रणनीति से अनुकूल परिणामों की अपेक्षा की, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा भारी उद्योग का तेजी से विकास शामिल था, और अधिक चरम सोवियत शैली केंद्रीय कमांड सिस्टम के बजाय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राज्य हस्तक्षेप पर आधारित था। पूंजी और प्रौद्योगिकी गहन भारी उद्योग पर एक साथ ध्यान केंद्रित करने और मैनुअल, कम कौशल वाले कुटीर उद्योगों को सब्सिडी देने की नीति अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने आलोचना की थी, जिन्होंने सोचा था कि यह पूंजी और श्रम को बर्बाद कर देगा और छोटे निर्माताओं के विकास को धीमा कर देगा। मैं यह तय नहीं कर सकता कि कितना उधार लेना है, कौन से शेयर जारी करना है, किस कीमत पर, क्या मजदूरी और बोनस देना है, और क्या लाभांश देना है। मुझे एक वरिष्ठ कार्यकारी को जो वेतन मिलता है, उसके लिए मुझे सरकार की अनुमति की भी आवश्यकता होती है। जेआरडी टाटा, भारतीय नियामक प्रणाली पर 1969। 1965 से बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग, उर्वरकों में वृद्धि और बेहतर सिंचाई सुविधाओं ने सामूहिक रूप से भारत में हरित क्रांति में योगदान दिया, जिसने फसल उत्पादकता में वृद्धि, फसल पैटर्न में सुधार और कृषि के बीच आगे और पीछे के संबंधों को मजबूत करके कृषि की स्थिति में सुधार किया। और उद्योग, हालांकि इसे एक सतत प्रयास के रूप में भी आलोचना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीवादी खेती का विकास हुआ, संस्थागत सुधारों की अनदेखी हुई और आय असमानताओं का विस्तार हुआ। 1984 में राजीव गांधी ने आर्थिक उदारीकरण का वादा किया। उन्होंने वीपी सिंह को वित्त मंत्री बनाया, जिन्होंने कर चोरी को कम करने की कोशिश की और इस कार्रवाई के कारण कर प्राप्तियां बढ़ीं, हालांकि कर कम किए गए थे। श्री गांधी के बाद के कार्यकाल के दौरान इस प्रक्रिया ने अपनी गति खो दी क्योंकि उनकी सरकार घोटालों से घिर गई थी। उदारीकरण के बाद की अवधि 1991 से। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। सोवियत संघ का पतन, जो भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार था, और खाड़ी युद्ध, जिसके कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हुई, के परिणामस्वरूप भारत के लिए एक प्रमुख भुगतान संतुलन संकट पैदा हो गया, जिसने अपने आप को अपने पर चूक की संभावना का सामना करते हुए पाया। ऋण, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 1.8 अरब डॉलर का बेलआउट ऋण मांगा, जिसके बदले में विनियमन की मांग की। जवाब में,
वित्त मंत्री मनमोहन सिंह सहित नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। सुधारों ने लाइसेंस राज को हटा दिया, टैरिफ और ब्याज दरों को कम कर दिया और कई सार्वजनिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जिससे कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वतः स्वीकृति की अनुमति मिली। तब से उदारीकरण का समग्र जोर एक ही रहा है। हालांकि किसी भी सरकार ने श्रम कानूनों में सुधार और कृषि सब्सिडी को कम करने जैसे विवादास्पद मुद्दों पर ट्रेड यूनियनों और किसानों जैसे शक्तिशाली लॉबी को लेने की कोशिश नहीं की है। 21वीं सदी के अंत तक भारत एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ गया था। अर्थव्यवस्था के राज्य नियंत्रण में पर्याप्त कमी और वित्तीय उदारीकरण में वृद्धि हुई थी। इसके साथ जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुई है, हालांकि शहरी निवासियों को ग्रामीण निवासियों की तुलना में अधिक लाभ हुआ है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।